हमारे देश के अंदर 70 साल में सबसे बड़ा मिलिट्री का रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी सारे पैसे की आवश्यकता है। और ये जो थिएटर कमांड्स अभी बन रही हैं, ये इतनी टॉप प्रायोरिटी की है कि प्रधानमंत्री इसके लिए मीटिंग ले रहे हैं डिफेंस चीफ से। समस्या सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन की है और ये भी कि समय के साथ में सभी मिलिट्रीज ने अपने आप को अपग्रेड किया है और हम अगर पीछे रह गए तो हमारे जो दुश्मन देश है हमारे ऊपर डोमिनेशन कर सकते हैं। भारत की इतनी विशाल बाउंड्री है और उसके आसपास में पाकिस्तान जैसे देश हैं, तो भारत को ऐसा काम करना ही पड़ेगा। साथ ही के अंदर आपको यह भी पता है कि हमारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ में लगती है और इसीलिए ये स्टेप उठाना भी जरूरी था। कुछ ही समय पहले दुनिया भर के डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट इस बारे में चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि क्या भारत टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। एक साथ अगर पाकिस्तान और चाइना वाले फ्रंट से हमारे ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो क्या इंडिया सक्षम है उस अटैक को विफल करने के लिए। क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि इस जगह से अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन होता है और यहां से अगर होने के साथ ही साथ में मौके की ताक के अंदर बैठा पाकिस्तान भी इस तरीके की हरकत कर सकता है और हर तरफ से ये सब प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इन सब से पार पाने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है, नेवी की जरूरत पड़ती है और साथ ही के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। मगर ये तीनों की तीनों आपस के अंदर उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड नहीं थी जितना इस समय तक सबको हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि डिफेंस के अंदर कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम है, मगर ऐसा जरूर है कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो जाता है तो क्योंकि जो नया स्ट्रक्चर है उसका कम्युनिकेशन लेवल काफी ज्यादा उन्नत होने वाला है। और इसी के लिए हाल ही के अंदर एक नई पोजीशन बनाई गई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो अभी तक होता यह था कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसको हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो सीधे तौर पर संपर्क में रहा करती थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ के। और आर्मी की कुछ कमांड्स हुआ करती थी नेवी की और एयरफोर्स की। इसी प्रकार से करीब 17 कमांड्स अभी तक हुआ करती थी। और इस वाले स्ट्रक्चर में कई सारी समस्याएं थी जो पुराने युद्धों से हमने सीखी हैं। आर्मी और एयरफोर्स का जो कम्युनिकेशन था वो एक चैनल के थ्रू हुआ करता था और आर्मी और एयरफोर्स के जो जिम्मेदार थे उनके चीफ हुआ करते थे। मतलब आप देखिए, यहां पर किसी प्रकार का फ्रंट खुला हुआ है और आर्मी रिटेलिएशन कर रही है, तो यहां पे आर्मी को अगर जरूरत पड़ेगी एयरफोर्स की तो एयरफोर्स को वो बोलेंगे और एयरफोर्स यहां पर जाकर अपनी बमबारी करेगी। मगर एयरफोर्स को यहां की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में ठीक प्रकार से कैसे पता होगा जिस प्रकार से आर्मी वाले को पता होता है। और यह समस्या सबसे बेसिक समस्या थी जो पूरे वर्ल्ड की मिलिट्रीज ने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अलग अलग थिएटर कमांड्स बनाई। यहां देखिए, चाइना ने भी 1, 2, 3, 4 और 5 अलग अलग थिएटर कमांड्स बना रखी है। इस कमांड के पास में केवल आर्मी की ही पावर नहीं है, साथ के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी के पास में है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, ताइवान के आसपास में चाइना की समस्या होना करीब करीब तय है और यहां पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों की कुछ कुछ टुकड़ियां इस अकेली साउथ थिएटर कमांड के पास में ऑलरेडी है। अब यहां पर चाइना ने जो स्ट्रेटेजी बना रखी है उसको आप देखिए, उन्होंने अलग अलग कमांड्स को अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक के आसपास में डिप्लॉय कर रखा है और उनके पास में पूरा साजो सामान दे रखा है। ये जो वेस्टर्न कमांड है ये पूरा का पूरा इंडिया के आसपास में बॉर्डर जो लगा हुआ है वहां तक है। ये जो नॉर्थ थिएटर की कमांड है इसने पूरा का पूरा एरिया लगा रखा है रशिया के आसपास में। इस तरफ से भी रशिया है और यहां पे भी रशिया की काफी ज्यादा जगह है और क्योंकि यहां पे समुद्र है तो इसके पास के अंदर नौसेना भी होनी जरूरी थी। और ये जो ईस्टर्न कमांड है ये जापान, यूएस और यहां पे जितना भी पैसिफिक के आसपास में कोई भी अगर खतरा आता है तो उसके लिए यहां पे अलग से बना रखी है। इनके पास में लड़ाकू विमान भी है, आर्मी भी है और साथ ही के अंदर अपने समुद्री जहाज भी हैं। तो इंडिया के अंदर भी देख लीजिए, यहां पर एक काराकोरम पास आता है और यहां से लेके और जो पाकिस्तान का जो एरिया है और साथ के अंदर गुजरात जो टिप यहां पे टच होता है, ये पूरी की पूरी एक अलग कमांड रहेगी। और चाइना के आसपास के अंदर ये जो पूरा का पूरा करीब 3,500-4 हजार किलोमीटर का एरिया है, जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, ये एक दूसरी कमांड रहने वाली है। पेनिनसुला जो एरिया है, इस पूरे पेनिनसुलर एरिया की एक अलग कमांड बनाई जाएगी, यानी कि 3 कमांड इंडिया के अंदर बना दी जाएंगी। एक पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरे को, एक चाइना की तरफ से और एक इंडियन ओशन की तरफ से आने वाले खतरे को। इसके अलावा 2 और कमांड बनाने वाले हैं। अंडमान निकोबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है इंडिया के लिए, वहां से बहुत सारा ट्रेड निकलता है चाइना का भी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की गतिविधि आती है उसके लिए सबसे पहले यहां पे सेटअप की गई थी अंडमान निकोबार के अंदर एक कमांड और वहां से प्रेरणा लेकर अब पूरे के पूरे देश के अंदर यह रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। तो अंडमान निकोबार के अंदर जो कमांड है उसको ट्राई सर्विस कमांड कहते हैं और यहां से एक चीज पता पड़ी कि आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। कंसोलिडेशन का मतलब समझिए, जहां पर भी एयरफोर्स का बेस होता है पास के अंदर आर्मी का बेस भी होता है। अब ये 2 अलग अलग बनाने की बजाय एक ही कमांड के अंदर अगर ये सारा का सारा काम आ जाएगा तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद
बाद में बहुत सारे जो डुप्लीकेट है, एक ही चीज को अगर दो बार अलग अलग जगह बनाना पड़ रहा है, उसको बनाने की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो ये जो ट्राई सर्विस कमांड है, इसको मैरीटाइम कमांड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो पांचवी कमांड है उसका नाम रहेगा एयर डिफेंस कमांड। इस एयर डिफेंस कमांड के पास तो बेहतरीन फाइटर्स तो रहेंगे ही, साथ के अंदर जितनी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, बहुत दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं, वो भी इसके पास में रहेगी और किसी भी दूसरी कमांड को आवश्यकता पड़ते ही ये एयर डिफेंस कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि नॉर्थ कमांड जो कि चाइना की है और वेस्ट कमांड जो पाकिस्तान के पास में स्पेसिफिकली वहां के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहीं से हमेशा खतरा रहता है। हर एक कमांड के पास में अपनी आर्मी और अपना एयरफोर्स तो होगा ही, यानी कि अगर छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह या कुछ और करना हो तो वो हाथों हाथ कर सकते हैं, उनको दूसरी कमांड्स के साथ में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी अगर जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर फाइटर्स हैं और मिसाइल्स हैं, वो डिप्लॉय करके उनकी मदद करने के लिए पहुंच सकते हैं। अब ये जान लीजिए, जो चाइना की तरफ से जो अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स आ रहे हैं पूरे के पूरे एरिया को, उसके लिए इंडिया की तैयारी कहां तक है। 2014-15 के अंदर जो हमारा डिफेंस बजट था वो तकरीबन दुगना हो चुका है आज के समय तक। यानी कि यहां तक जो बजट आया है ये 70 इयर्स के अंदर आया है और ये जो बजट का इंक्रीज हुआ है, डबलिंग हुई है, ये केवल 7 इयर्स के अंदर हो गई है। फिर भी ये बजट बहुत ही कम है अगर आप रियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नजर डालते हैं कि हम असल के अंदर खर्चा कहां पे कर रहे हैं। तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसका 60% केवल और केवल सैलरीज के अंदर चले जाता है। वहीं पर चाइना का केवल 30% जो बजट है वही सैलरीज और इन सब चीजों में जाता है। बाकी जितना भी बजट होता है उससे वो नया डिफेंस का सामान खरीद रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही के अंदर इस बात को भी देखिए कि चाइना 261 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है, वहीं पर इंडिया अभी तक 91 बिलियन डॉलर्स ही ईयरली स्पेंड कर पा रहा था। अब इस 91 को आप पिछले ग्राफ से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये रुपीस के अंदर है और ये वाला जो ग्राफ है ये डॉलर्स के अंदर है। तो चाइना देखा जाए तो 4 टाइम्स ज्यादा खर्चा कर रहा है और उसके अंदर 30% तो सैलरीज चाइना देता है और इंडिया सैलरी देता है 60%। इंडिया की जीडीपी का केवल 2% बजट ही डिफेंस के अंदर जाता है, जिसमें से भी 60% केवल सैलरीज पे जाता है, क्योंकि इंडिया की जो सैलरीज हैं वो चाइना से दुगनी से भी ज्यादा है। चाइना के अंदर कोई भी काम करो वहां पर सैलरी मिलती ही नहीं है। और सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि चाइना का जो एक्सपेंडिचर है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये चाइना का एक्सपेंडिचर जो चाइना बताता है, मगर ये जो दूसरी जो 2 लाइंस हैं ये माना जाता है चाइना का असली एक्सपेंडिचर। ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहता है कि एक्चुअल बजट बहुत ज्यादा है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी ये कहता है कि हां, इसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा है। असल के अंदर इससे कहीं ज्यादा बजट चाइना का है जो डिफेंस के ऊपर वो खर्चा कर रहा है। अब पड़ोस का देश अगर ज्यादा खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, तो मजबूरन हमें भी करना ही पड़ेगा। हमारे पास में कोई चारा नहीं है, नहीं तो समस्या आने पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। और इसी की वजह से प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं कि जो 5 साल में काम कंप्लीट होने वाला था उसे हमें 2 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो कहां तक पहुंचा, इन सब की वजह से और जो रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है जिसके अंदर पुराने सारे के सारी चीजों को हटा के नए और लेटेस्ट चीजों को लाया जा रहा है, उस वजह से आपको और हमें थोड़ा बहुत समय तक टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, खासकर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे, यानी कि पेट्रोल और डीजल को। मगर ये सब हम झेल जाएंगे क्योंकि एक बड़ी पिक्चर के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। वैसे ये बात सबसे बड़ी मानने वाली है कि हमारे पास में इतना कम बजट होने के बावजूद भी जो हाल ही के अंदर गलवान क्लैश हुआ था उसके अंदर हमारे पराक्रमियों ने चाइना को धूल चटाई थी। और इतना सब होने के बावजूद दुश्मन देश अगर रिटेलिएट नहीं कर पाया तो इसके लिए इंडियन डिप्लोमेटिक स्टैंड्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हाल ही के अंदर बहुत एग्रेसिव हुए हैं, नए तरीके से उनको गठित किया जा रहा है, वो भी इसके लिए पूरे पूरे बधाई के हकदार हैं और इसीलिए उनको चुन के भेजा भी है। जो काम कर रहे हैं करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।